स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे मित्रों। कहते हैं कि किसी चीज़ को अगर ठान लिया जाए और मान लिया जाए तो दोनों ही चीज़ें मिल जाती हैं। उसके पाने के पीछे अपनी ललक, मेहनत, अपना संकल्प बेहतर होना चाहिए। और कहते हैं जो लड़ा नहीं ना वो कभी बढ़ा नहीं। इसे लड़िए और मुकाबले के लिए मैदान में आना ज़रूरी है। परिणाम दो ही है, या तो हार या जीत। जीत गए तो विजेता है, हार गए तो अनुभव मिला, सीख मिला। पर रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है, लगातार लगे रहना है। कुछ ना कुछ करोगे और बेहतर करोगे, दुनिया में ऐसा करोगे कि पूरी दुनिया सलाम करेगी। जी हाँ, स्वागत है आज इतिहास के इस क्विक रिवीजन श्रृंखला में। आज हम लोग मिडिवल हिस्ट्री की पूरी श्रृंखलाएं एक साथ आयोग के द्वारा पूछे गए सवाल की सारे परिचर्चाएं एक ही साथ शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, फारसी विद्वान अल बरूनी किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था? तो उसका नाम होगा महमूद गजनबी। ये वही लुटेरा है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। कितनी बार? 17 बार। और ये 17 बार आक्रमण किया, ऐसा किसने काउंटिंग किया था? तो एक इतिहासकार थे जिनका नाम था हेनरी इलियट। क्या नाम था? हेनरी इलियट। इन्होंने बताया था, इन महोदय ने, कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। और कहते हैं कि महमूद गजनबी पहली बार पराजित हुआ था कहाँ? कश्मीर में। किस वंश की शासिका ने पराजित किया था? लोहार वंश की शासिका रानी दिद्दा ने पहली बार पराजित किया था। ये भारतीय वीरांगना महिलाओं की, कहते हैं, बहादुरी का परिणाम था। पुरुषों को छोड़ो, महिलाओं ने पहली बार इस तुर्की आक्रांता को पराजित किया। कहाँ? कश्मीर में। रानी दिद्दा ने, जो किस वंश की शासिका थी? तो लोहार वंश की शासिका थी। ये महमूद गजनबी की भारत पहली पराजय मानी जाती है। कहाँ? कश्मीर में। लेकिन महमूद गजनबी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो था वो कौन था? 16वां। सबसे फेमस आक्रमण इसका किस नंबर का है? 16वां। किस मंदिर पर? सोमनाथ मंदिर पर। और ये सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर? गुजरात में। और उस समय इस मंदिर के देखभाल की जिम्मेदारी किसी थी? चालुक्य वंश की थी। और उस समय चालुक्य वंश का शासक हुआ करता था भीम प्रथम, जो इस तुर्की आक्रांता को रोक पाने में असफल रहा। और इसका सबसे फेमस आक्रमण ये रहा, यहाँ से न जाने कितने कुंतल सोना और चांदी और शिव की मूर्तियों को खंडित कर डाला। किसने? महमूद गजनबी ने। इसी मूर्ति को तोड़ने के बाद इसने अपना एक नाम बुत सिकन रखा था। बुत मतलब मूर्ति, सिकन मतलब तोड़ने वाला। तो ये अपने को मूर्ति भंजक भी कहते हैं। किसको? महमूद गजनबी को। तो याद रखना, कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। पहली बार कहाँ पराजित हुआ? कश्मीर में। किसने पराजित किया? रानी दिद्दा ने। किस वंश की? लोहार वंश की। पर सबसे फेमस आक्रमण इसका कौन है? 16वां। किस मंदिर पर? सोमनाथ। ये कहाँ है? गुजरात में। उस समय किस वंश का शासन था? चालुक्य का। और शासक कौन था? भीम प्रथम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मयूर सिंहासन किसने छीना था? तो भारत में मयूर सिंहासन छीना था नादिर शाह ने। 1739 में नादिर शाह ने जब आक्रमण किया, 1739 में किसने? नादिर शाह ने आक्रमण किया। उस समय भारत में एक कमज़ोर और बहुत ही अयोग्य शासक हुआ करता था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था? मोहम्मद शाह, जिसके काबिलियत और जिसके घटिया कारनामों की वजह से इसे इतिहास में रंगीला बादशाह कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगीला बादशाह। इसी रंगीला बादशाह के काल में नादिर शाह ने मयूर सिंहासन लेकर गया। और इस मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। किसने कराया था? शाहजहां। और शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्णकाल भी कहते हैं। तो शाहजहां ने ही कराया था इसका मयूर सिंहासन का निर्माण। शाहजहां के काल को संगमरमर के प्रयोग का काल कहते हैं। किसका? संगमरमर के प्रयोग का काल कहते हैं। तो ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है। अगले सवाल पर चलते हैं। अहमद शाह अब्दाली किस एशियाई देश से भारत आया था? तो वो आया था अफगानिस्तान से। और नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था, तो अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में आक्रमण किया था। और उस समय भी भारत का सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला बादशाह। और इस अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 7 बार आक्रमण किया था। और इसने स्वयं को नादिर शाह का उत्तराधिकारी
बताया था अपने को। कौन? अहमद शाह अब्दाली ने। और यही था पानीपत के तीसरे युद्ध जो 1761 में हुआ था मराठा और अफगानों के बीच। अफगानों का नेता कौन था? अहमद शाह अब्दाली। अगले सवाल पर चलते हैं मेरे दोस्त। तो अगला सवाल ये है, निम्नलिखित में से शासकों का सही क्रम बताइए। तो भारत में सबसे पहले कौन आया? महमूद गजनबी आया, ऑप्शन बी। उसके बाद कौन आया? तो महमूद गजनबी के बाद फिर आया मोहम्मद गोरी, डी हो जाएगा। उसके बाद फिर कौन आ रहा है? चंगेज खां, चंगेज खां। और फिर आया कौन? आपका तैमूर। तो यही सही इसका क्रम है। सबसे पहले आया महमूद गजनबी, फिर मोहम्मद गोरी, चंगेज खां और तैमूर बाद में आया। तो ये क्रम इसका सही है। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने काकतीय वंश के शासन को समाप्त किया था? तो दिल्ली सल्तनत ने। किसने? दिल्ली सल्तनत ने। दिल्ली को पहले ढिल्लीपुरी के नाम से जानते थे और इस ढिल्ली को बसाया किसने था? तोमर वंश के शासकों ने। और इसे छीन लिया किसने? तुर्कों ने छीना था। तो तोमर से दिल्ली को छीना था चौहानों ने, चौहानों से दिल्ली छीन लिया किसने? दिल्ली सल्तनत के अधीन चला गया, जिस पर तुर्कों का शासन हम लोग पढ़ते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली सिंहासन का शासन संभाला था? इनका टाइम पीरियड पूछा गया है, 1266 से 1287। ये वही शासक है, दिल्ली सल्तनत का सबसे खूंखार शासक कैसे कहते हैं बलबन को। और इसकी नीतियां थी जो सबसे बड़ी फेमस रही, उसका नाम क्या था? रक्त और तलवार की नीति। रक्त एवं तलवार की नीति किसने अपनाया था? तो रक्त एवं तलवार की नीति अपनाया था बलबन ने। और इसकी बड़ी फेमस नीति थी किसकी? बलबन की। इसी के दरबार में रहा करते थे कौन? अमीर खुसरो। किसके दरबार में? गयासुद्दीन बलबन। ये पहला सुल्तान था जिसने स्वयं को जिल्ले अल्लाह कहा। क्या कहा? जिल्ले अल्लाह कहा था। किसने? बलबन ने। और ये तांबे का टंका भी चलवाया था किसने? गयासुद्दीन बलबन था। ये गुलाम था किसका? इल्तुतमिश का। किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। और सबसे काला शासक था कौन? गयासुद्दीन बलबन। आते हैं अगले सवाल पर। अमीर अल खयाल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद आमतौर पर वफादार का कमांडर या वफादारों का नेता किया जाता है। ये उपाधि दी गई थी किसे? यह उपाधि दी गई थी, यह उपाधि दी गई थी जमाल उद्दीन याकूत को। इसकी कहानी है, जब रजिया सुल्तान आती है तो उसके 3 वफादार होते हैं। एक का नाम है याकूत, एक का नाम है अल्तुनिया और एक का नाम है कबीर खां याज। और याकूत ये वही है जिस पर रजिया के और याकूत के मोहब्बत का आरोप भी लगाया जाता है। तो इसी को यह उपाधि दी गई थी अमीर उल खयाल की। अगले सवाल पर चलते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? तो कुतुब मीनार की नींव रखी थी किसने? तो नींव ही रखी थी, कुतुब मीनार की नींव रखी थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसे पूरा कराया था, इसको पूरा कराने का तो इस विकल्प में ऑप्शन होना चाहिए था इल्तुतमिश, पर विकल्प न होने की वजह से इसका सही आंसर क्या माना जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। सही आंसर क्या मानेंगे? फिरोज शाह तुगलक माना जाएगा। अगर इल्तुतमिश ऑप्शन में रहेगा तो इल्तुतमिश ही आप लगाइएगा। निम्नलिखित में से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में कई दिन का? 2.5 दिन का। इसमें लगा ही 2.5 दिन था। तो यहाँ पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, उसी को तोड़कर इसने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। और इस 2.5 दिन के झोपड़े पर संस्कृत नाटक हरिकेली, एक संस्कृत नाटक है हरिकेली, उस हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां अंकित हैं। और ये नाटक किसने लिखा है? विग्रहराज चतुर्थ ने। राजपूत शासक विग्रहराज चतुर्थ का नाटक है हरिकेल। और इस नाटक की पंक्तियां किस पर लिखी गई हैं? आज भी दिखाई देती हैं। किस पर? 2.5 दिन के झोपड़े पर। कौन से नाटक? हरिकेल नाटक। अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल आपके लिए है कि भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ये प्रथा अभी हम लोग पढ़े गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने 2 प्रथा शुरू किया था, दोनों ईरानी या फारसी प्रथा कहती हैं। एक तो इसने शुरू किया था क्या? सिजदा। सजदा मतलब है सर झुकाना। और एक कहते हैं पैबोस। पैबोस मतलब चरण चूमना। सजदा और पैबोस प्रथा किसने शुरू किया था? तो ये दोनों प्रथा शुरू किया था बलबन ने। और बलबन ने ही एक त्यौहार शुरू किया था, नवरोज त्यौहार। कौन सा? नवरोज त्यौहार। ये वही त्यौहार है जिस पर कहते हैं कि सलीम और अनार, सलीम की पहली बार क्या हुआ था? सलीम को नूरजहां से मोहब्बत हो गया था। किस त्यौहार के अवसर पे? नवरोज। और ये पारसियों का नया वर्ष है। कौन सा त्यौहार? नवरोज। इसे शुरू किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने।
अगले सवाल पे चलते हैं। इक्ता प्रणाली द्वारा दिल्ली सल्तनत में संस्थागत रूप से लागू किया गया था किस शासक के काल में? इल्तुतमिश। यही है जिसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। और दिल्ली का पहला वैधानिक सुल्तान किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश है। और इसका अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। किसका? इल्तुतमिश का। और ये पहला व्यक्ति था जिसने इक्ता प्रथा शुरू किया था, इल्तुतमिश ने। और इसी ने ही तुर्कान चेहलगानी 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। और मध्यकाल में सबसे पहले अरबी सिक्का किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। और इसके 2 सिक्के थे, एक चांदी के एक तांबे के। इसके चांदी के सिक्के को टंका और तांबे के सिक्के को दाम के नाम से जानते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। सभी आप लोग जानते हैं, उसका नाम क्या है? रजिया सुल्तान। 1236 से लेके 1240 तक। और ये किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। इसे योग्य पिता की योग्य पुत्री कहते हैं। किसको? रजिया सुल्तान को। और मध्यकाल की पहली महिला शासिका मानी जाती है रजिया सुल्तान। ने महमूद खिलजी को हराया और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। उस शासक का नाम क्या था? राणा कुंभा। राणा कुंभा ने ही महमूद खिलजी को हराया था और चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। किसने? राणा कुंभा। राजपूत शासक था राणा कुंभा। कौन सा शासक कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन उसे पूरा ना कर सका? ये ऐसा करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी है जिसने भारत में क्या किया था? कैंट बाजार शुरू किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने ही कैंट बाजार की शुरुआत किया था भारत में सबसे पहले। और इसी ने ही राशनिंग प्रणाली की शुरुआत किया था। तो राशनिंग प्रणाली भी किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसके और इसे भारत में दूसरा सिकंदर कहते हैं। मध्यकाल में दूसरा सिकंदर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को ही कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया जाता था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा लघु उद्योगों पर कर नहीं लगते थे, बाकी सभी प्रकार के कर इसके राज्य में लगाए जाते थे। और इसके कार्य में टैक्स कितना वसूला गया था? 1/2 यानी 50% कर वसूला था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इनमें से किसने 1311 में दिल्ली में अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था? तो ये किस शासक के द्वारा कराया गया? उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किस शासक के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी राजधानी जहां पनाह की प्रमुख मस्जिद भी थी, किसकी थी? मोहम्मद तुगलक की। तो मोहम्मद तुगलक, इसी को ही कहते हैं पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी किसने बनाया था? मोहम्मद तुगलक ने ही बनाया था। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की? अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया, तो कौन हो जाएगा? अब आप कमेंट करके आंसर बताओ विकल्प देख करके। अगले सवाल पर आते हैं कि 14वीं शताब्दी में भारत में सोने और चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं की सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किसने किया था? उसी शासक ने, जिसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे पहले भारत में टोकन करेंसी किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। राजधानी भी परिवर्तन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक। 5 योजनाएं बनाई, 5 योजनाएं इसकी विफल हो गई। ऐसा किसने बताया? बर्नी, एक इतिहासकार है बर्नी। उसने बताया कि सुल्तान ने 5 योजना बनाई और 5 ही क्या हो गई? विफल हो गई थी। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक की। और कहते हैं हिंदुओं के त्यौहार होली में शामिल होने वाला ये पहला सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने किया था। 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में इसे अपनी राजधानी बना ली थी। किसको? आगरा को। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से कौन सी कृति मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचारण या संदर्भ योग्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहनामा। क्या नाम है? शाहनामा। मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचारण योग्य नहीं है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हो गया था? तो हो गया था कब? 1656 में। और इसका निर्माण किसने कराया था जामा मस्जिद का? तो इस जामा मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और आगरा की मोती मस्जिद भी किसने बनवाया? शाहजहां ने। मुगल काल के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संबंध किस भारतीय संगीत से था? ध्रुपद से। ये तानसेन थे जिनका मूल नाम रामतनु पांडे था और इनका मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। अकबर के दरबार के सबसे बड़े गवैया कौन थे? तानसेन।
अगले सवाल पर आते हैं, भारत के अंतिम मुगल शासक कौन थे? इनका नाम है बहादुर शाह द्वितीय, या इन्हीं को आप बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। और इन्हें अंग्रेजों ने निर्वासित करके कहाँ भेज दिया था? रंगून, जहाँ 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्हीं के जाने के बाद एक गाना आया था, बड़ा मशहूर गाना हुआ था कि मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। कहते हैं अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। और पहले कौन थे? तो पहले थे बाबर। लेकिन कहा जाए एकमात्र शायर बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय उर्फ जफर। इसने अपनी नाकामयाबी 1857 का विद्रोह इसी के समय हुआ था। किसके? बहादुर शाह जफर के। इसने अपनी नाकामयाबी को अपनी शायरी में व्यक्त किया था और कहा था मेरे दोस्त कि ना किसी के आँख का नूर हूँ, न किसी के आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका वो बुझता हुआ चिराग हूँ। ये अपनी बयां किया था अपनी बातों को, किसने? बहादुर शाह जफर। और इसलिए बयां किया था क्योंकि इसी के दरबार में मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा दाग, मिर्ज़ा मोमिन जैसे बड़े बड़े शायर रहते थे। किसके दरबार में? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के दरबार में। इसकी उपाधि जफर थी क्योंकि जफर नाम से कविता लिखता था। अगले सवाल पर आते हैं, आईन अकबरी किसने लिखा था? यह 16वीं शताब्दी का एक विस्तृत दस्तावेज है जो सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के प्रशासन का विवरण देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अकबर के 9 रत्नों में एक थे। इतिहास में 2 ही शासक हैं जिनके दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न मतलब 9 मंत्री। एक नाम मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। कालिदास, बरहामिहिर, धन्वंतरि, छपड़क, अमर सेन, बररुचि, घटकर्पण, शंकु, बैताल भट्ट। और दूसरे थे अकबर, जिनके दरबार में कई रत्न है? 9 रत्न। अकबर के दरबार में भी बीरबल, तानसेन, अबुल फजल फैजी, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, टोडरमल, ये अबुल फजल, ये सभी किसके दरबार के थे? अकबर के दरबार के। 2 ही शासक हैं जिनके दरबार में 9 रत्न थे। अगले सवाल पर आते हैं कि मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम विषयों पर मतदान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? सही आंसर है जजिया का। तो भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। और जजिया कर सबसे पहले बात करें कि जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। मैं जजिया का पूरा डिटेल एक वीडियो पिन करूंगा, मुश्किल 3 मिनट का वीडियो मैंने बनाया है, इसी पर मैं पिन कर दूंगा, देख लीजिएगा पूरा जजिया एक जगह। जजिया किसने लगाया, क्यों लाया गया, क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे तुर्की या मुगल शासकों का मंतव्य क्या था, सारी बातें एक जगह मैंने बता रखी है, तो उसको देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो के लास्ट में उसको ऐड कर दूंगा। निम्नलिखित में से किसे खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? बैरम खान। अकबर का शासन इसने 4 वर्षों तक चलाया था। अकबर का संरक्षक था बैरम खां, प्रधानमंत्री भी था। कौन? बैरम खां। बाद में कहते हैं कि यह शिकार भी बना किसका? अकबर का, बैरम खां। इसके पीछे बड़ी कहानी है। कुछ लोग कहते हैं कि अकबर की पत्नी सलीमा बेगम पर अकबर का निगाह था, पर कुछ लोग कहते हैं नहीं, अकबर को भय लग गया क्योंकि बैरम खान ने हत्या कर दी थी किसको? हेमू या हेमचंद्र की। किस युद्ध में? पानीपत के दूसरे युद्ध में। तो इसकी ढेर सारी किदवंती और कहानियां हैं, उसको कभी हम क्लास में बात करते हैं। पर अभी अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी, जिसे स्थापत्य नगरी कहते हैं, किसने बसाया? सम्राट अकबर ने ही बसाया। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? सम्राट अकबर ने ही, गुजरात विजय की स्मृति में। आगरा का किला भी किसने बनवाया? सम्राट अकबर ने। पर दिल्ली का जामा मस्जिद अभी हम लोगों ने बात किया, किसने बनवाया था? शाहजहां ने, जो अकबर का क्या है? नाती है। अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासन के अधीन यात्री भारत आया था जिसका सही सुमेल भी है? तो इसका सही सुमेल है जिसके काल में आया था, औरंगजेब के काल में मनुची आया था। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। शाहजहां के काल में विलियम हॉकिंस नहीं आया था, हॉकिंस आया था जहांगीर के काल में। तो यही ऑप्शन सही है, बाकी सभी सुमेल गलत हैं। उस विकल्प की पहचान करें जो मुगल सम्राट के कालक्रम को सही क्रम में व्यवस्थित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर आए, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ये वही औरंगजेब है जिसे हम लोग जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं और बीना बजाने में बड़ा निपुण था। तो इतिहास में 2 ही शासक बीना बजाए हैं। पहले तो जान लो कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन है? बीना। और इसे किसने सबसे बजाया? एक तो औरंगजेब बताता है, दूसरा समुद्रगुप्त।
भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। ये दोनों शासक क्या बजाते थे? बीना बजाते थे। अगले सवाल पर आते हैं। 1724 में निजामुल मुल्क आसफ जाह ने किस प्रांत की स्थापना की थी? हैदराबाद की। और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में है। पहला मुगल बादशाह 1526 से 30 तक बाबर 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी उम्र क्या थी? मेरे दोस्त, ये दरोगा में भी सवाल आया हुआ है। बिल्कुल यही सेम सवाल एसआई में भी पूछा जा चुका है, यूपीएसआई में। उस समय 12 वर्ष उम्र थी। कितनी वर्ष? 12 वर्ष। इमेजिन करो कि 12 वर्ष की उम्र में भारत का पहला बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर गद्दी पे बैठा, और आप 12 वर्ष की उम्र में क्या कर रहे थे? अनुभव कीजिए और अपनी तैयारी को और जोर शोर लगा दीजिए। हार नहीं मानेंगे, रार नहीं मानेंगे। जब तक मंजिल मिल नहीं जाए तब तक चैन से बैठना नहीं है। अगले सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, तुलुगमा है। तुलुगमा क्या है? तो बाबर के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सैन्य उपकरण है तुलुगमा। बाबर ने इसका प्रयोग किसमें किया था? पानीपत के पहले युद्ध में। तुलुगमा नीति का प्रयोग किया था बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में, और इस नीति को शुरू किसने किया था? उज्बेक सरदारों ने। और ये वही पानीपत का युद्ध है जिसमें बाबर ने पहली बार गोला या बारूद का प्रयोग किया था। और ये पानीपत का युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि यह युद्ध बाबर और बाबर का अपोजिट कौन था? डैश। किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने अपने को गाजी मान लिया था? खानवा का युद्ध। गाजी किसे कहते हैं? काफिरों को मारने वाला। गाजी किसे कहते हैं? काफिरों को मारने वाला। जो काफिरों को मारता है उसी को क्या कहते हैं? गाजी। काफिर कौन है? जो कलमा को ना माने। कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह और रसूल का संदेश है। जो इस अल्लाह और रसूल के संदेश को ना माने वो काफिर है, और जो काफिर की हत्या करेगा वो क्या कहलाएगा? गाजी कहलाएगा। और पहला गाजी कौन कहलाया? बाबर। और दूसरा गाजी कौन कहलाया? गयासुद्दीन तुगलक। तीसरा गाजी जो कहलाया उसका नाम क्या था? तो तीसरा गाजी स्वयं को कहलाया किसने? तो वो था लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। इसने भी अपने को गाजी कहा। वैसे कहते हैं कुछ इतिहासकार कि महमूद गजनबी ने भी गाजी की उपाधि धारण किया था। तो समझ गए ना, गाजी किसे कहते हैं? काफिरों को मारने वाला। काफिर कौन है? जो कलमा को ना माने। कलमा क्या है? अल्लाह और रसूल का संदेश है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 में हुआ था। बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? इस बाबरनामा को हम लोग तुजु के बाबरी भी कहते हैं। ये तुर्की भाषा में लिखा था। बाद में इसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। अगर आप इतिहास के वास्तविक छात्र हैं और पढ़े हैं, अगर आपने कभी भी, बहुत डीप नहीं पढ़ना है, नॉर्मल ही, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि इस बाबरनामा तुजु के बाबरी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ये सवाल आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। अगले सवाल है, सिंधु घाटी में बंगाल में सोनार घाटी तक अपने साम्राज्य को मजबूत और संगठित करने के लिए शाही सड़क का निर्माण किसने कराया? और ब्रिटिश काल के दौरान इसका नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया गया। आप सभी नाम जानते हैं इसका, शेर शाह सूरी। 5 वर्षों में इसने उतना काम कर दिया जितना अंग्रेजों ने 200 वर्षों में नहीं किया था। किसने? शेर शाह सूरी ने। ये वही है जिसने क्या किया? चौसा के युद्ध में हिमायू को पराजित किया। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध से हिमायू को भारत से बाहर खदेड़ दिया और 5 वर्षों में भारत को कायाकल्पित कर दिया। किसने? शेर शाह सूरी ने। उत्तर भारत को एकदम स्वरूप बदल दिया था शेर शाह सूरी ने। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर है? तो सबसे पहला शहर जिसे इन्होंने नियोजित किया था फतेहपुर सीकरी, जिसे हम लोग स्थापत्य नगरी भी कहते हैं। किसने नियोजित किया था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने। अकबरनामा को कितनी पुस्तकों में विभाजित किया गया है? कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 पुस्तकों या 3 भागों में। और ये रचना किसकी है? अबुल फजल की। अबुल फजल के बड़े भाई का नाम है फैजी। किस वर्ष पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के मध्य हुई थी? तो वो समय है 1556। पहली लड़ाई 1526 में हुई। पहली लड़ाई 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 में। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। तराइन के भी 3 युद्ध हुए हैं। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी के भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार भव्यता का द्वार का निर्माण कराया। इसे गेटवे का दूसरा नाम क्या है? इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? बुलंद दरवाज़ा का। तो इसका दूसरा नाम है बुलंद दरवाज़ा।
इसे क्या कहते हैं? फतेहपुर सीकरी को बुलंद दरवाज़ा भी कहते हैं, या इसे हम लोग जीत की नगरी भी कहते हैं, किसे? बुलंद दरवाज़ा को। आगरा के लाल किले की स्थापना किस मुगल सम्राट ने कराई थी? बड़ा ही प्यारा सवाल है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने करवाई थी। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो उस रानी का नाम था चांद बीबी। चांद बीबी ने अकबर से मुकाबला किया था, बहरहाल युद्ध को जीत ना पाई थी। दुर्गावती भी अकबर से युद्ध में लड़ाई की थी, गढ़कटंगा की महारानी थी दुर्गावती। तख्त ए अकबरी सिंहासन जिस समय अकबर को सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया था, वो किस राज्य में स्थित था? पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। कहते उस समय की कहानियाँ थी, कभी कहानी हम बताएंगे आपको कि अकबर उस समय पंजाब में क्या कर रहा था। यहाँ हुमायूं की मृत्यु हो गई और ऐसी क्या रणनीतियाँ थी बैरम खां की कि अकबर के आए बिना आगरा को और दिल्ली को सुरक्षित बचाया जा चुका है। इसके लिए एक कहानी और एक विशेष सेगमेंट लेकर आपके बीच में आऊँगा कभी, फिर बात करते हैं उस पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में सबसे अच्छे सुलेखक में से एक था जिसने जमीन कलाम की उपाधि से सम्मानित किया गया था? मोहम्मद हुसैन। क्या नाम था? मोहम्मद हुसैन। दसवंत और बसावन जो थे ये अकबर के दरबार के चित्रकार थे, मशहूर चित्रकार हुआ करते थे। कौन? दसवंत और बसावन। अबुल फजल इनके नवरत्नों में से एक था। अकबर के विचार सुलह कुल का आशय क्या था? तो अकबर के विचार सुलह कुल का आशय, सबसे प्रसिद्ध आशय क्या था? सार्वभौमिक शांति। अकबर एक न्यायप्रिय शासक भी बन चुका था। डैश किस मुस्लिम संत ने जो उस समय जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था? ये कई बार सवाल आ चुका है, सबसे ही बिल्कुल सरल और आसान सवाल है, शेख सलीम चिश्ती। इन्हीं के आशीर्वाद से जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को जो संतान प्राप्त हुई उसका नाम सलीम रखा गया। अकबर उन्हें प्यार से शेखू बाबा कहते थे। जिन्हें दरबार के एक नर्तकी से मोहब्बत हो गया था उसी को आप सलीम और अनारकली का प्यार कहते हैं। वही सलीम आगे चलकर जहांगीर कहलाया। नेक्स्ट है 218 की ने स्थापना की थी। किसने दीन इलाही की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक नहीं था? अबुल फजल इब्न मुबारक, फ़कीर आजुद्दीन, उस्मान अली खां, राजा टोडर मल। इसका सही आंसर हो जाएगा उस्मान अली खां। ये अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। भारत के निम्नलिखित मुगल शासकों में किसने अंग्रेज को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? जहांगीर उर्फ सलीम ने अनुमति दी थी। शाहजहां की बेटी ने नई राजधानी शाहजहानाबाद की एक नई वास्तु शिल्प परियोजना में भाग लिया था, उसका नाम क्या था? जहां आरा। तो इनकी 3 बेटियां थी शाहजहां की, जहां आरा, रोशन आरा, गौहन आरा। ये तीनों बेटियां थी किसकी? शाहजहां की। और शाहजहां की पत्नी का नाम जानते हैं मुमताज महल। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? उम्मीद है ये सवाल 3 से 4 बार पूछा गया, आप कमेंट करके मुझे बताओगे किसने बनवाया था। आज के आखिरी सवाल पर हम लोग बात करते हैं। औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित कौन कथन गलत है? पहला है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया। इसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। सत्ता के अपने संघर्ष के दौरान औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह के युद्ध में निर्णायक रूप से पराजित किया और अपने पिता को आगरा के महल में सीमित कर दिया। हाँ सही है, बंद कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18वीं सदी के बाद पतन होता चला गया। इसका ये आंसर गलत है। तो आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। अगले ऐसे सेशन पे पुनः मिलता हूं और इतिहास में जल्द ही आपके लिए एक यहाँ पर मैं बताना भी आपको चाहता हूं, हिस्ट्री बिल्कुल एक कहानी, इतिहास क्या है? कहानी, न कम न ज़्यादा। इसको एक सेगमेंट के रूप में मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जल्द ही हम लोग हिस्ट्री को एक कहानी के रूप में बिल्कुल आपके दिमाग में बैठाने का पूरा प्रयास करूँगा और एक बिल्कुल हर शासक के बारे में केवल टू द पॉइंट बात करना, उनकी कुछ कहानियों के बारे में बात करना और ऐसी कहानियाँ जो आपके मनो मस्तिष्क दिमाग को बिल्कुल तरोताज़ा कर दे और सवाल बिल्कुल तैयार भी हो जाए और अगर प्रश्न आए तो आप गोला भी भर ले जाएं। तो अगले सेशन में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।